नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। मेरा नाम है वात्सल्य राय और मेरे साथ हैं हमारे गेस्ट, खास मेहमान श्री प्रशांत सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। कैपिटल हेडलाइंस को देखने वाले तो प्रशांत सिंह जी को पहचानते ही हैं, लगातार हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं सर। और सर के पास बहुत सारी खूबियां हैं और उन खूबियों को मैं बता देना हर बार इसलिए जरूरी समझता हूं कि जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अच्छा है कि हमारे साथ कई नए लोग भी आते हैं जो हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं। उन लोगों को जानकारी होना चाहिए कि सिंह साहब इंटरनल सिक्योरिटी मामले के एक्सपर्ट हैं। बहुत कम भारत में इस तरह के एक्सपर्ट हैं जो इनके बराबर गहरी जानकारी रखते हैं। इनके पास जो खबरें आती हैं अलग अलग सोर्सेज से आती हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद अपनी ओपिनियन बनाते हैं, फिर आप लोगों के सामने रखते हैं। विदेश मामलों की भी इनको बहुत अच्छी जानकारी है क्योंकि खुद भारत के अलावा तमाम मुल्कों में रह चुके हैं, चाहे वो ब्रिटेन हो, पाकिस्तान हो, और भी कई मुल्कों में रह चुके हैं और पूरी नजर रखते हैं देश दुनिया में। खास तौर पर जो दुनिया में गतिविधि हो रही है उसका भारत पर क्या असर होने वाला है, तो सिंह साहब की उस पर भी नजर रहती है। और भारत में क्रिकेट और राजनीति दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सभी की नजर रहती है, लेकिन सिंह साहब की राजनीति पर खास तौर पर नजर रहती है और वो पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर केवल कैपिटल हेडलाइंस नहीं बल्कि तमाम सारे मंचों पर जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं। इनकी बात को लोग बड़ा देखते, पसंद करते और सराहते भी हैं। तो आज सर को हमने आमंत्रित किया है, बात करनी है एक खास आदमी की जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उम्र है उनकी 78 साल। दुनिया में अगर आप 78 साल के किसी व्यक्ति के बारे में कल्पना करें या अपने आस पड़ोस में ही कल्पना करें, अपने देश में कल्पना करें, इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर, तो आप देखेंगे वो सब ज्यादातर लोग रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगेगा कि अब संसार से मोह माया से मन ऊब गया है या घर वालों ने ही उनको किनारे कर दिया है, ज्यादा कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है। राजनीति में भी जब से मोदी युग की शुरुआत कम से कम भारत में हुई है तब से 75+ लोगों को रिटायर कर दिया जाता है, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शायद किसी अलग मिट्टी के बने हुए हैं। 78 साल की उम्र में अभी से लगभग 1.5 महीने पहले नवंबर में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीता, कमला हैरिस को हराया जिन्हें प्रबल दावेदार माना जा रहा था। जो बाइडेन साहब जब तक मुकाबले में थे तब तक ट्रंप का पलड़ा कुछ भारी माना जा रहा था, लेकिन जब कमला हैरिस आई तो ट्रंप एक तरफा तरीके से माना जाने लगा कि पिछड़ रहे हैं, कमला हैरिस आगे जा रही है। लेकिन चुनाव के नजदीक आते आते ट्रंप ने निर्णायक बढ़त ले ली और जब नतीजे आए तो एक बड़ी जीत हासिल की। अगर आपको याद हो, कैपिटल हेडलाइंस देखने वालों को याद हो, तो चुनाव के ठीक पहले सिंह साहब के साथ ही हमने विश्लेषण किया था। तब बड़ा कांटे का और बराबरी का मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन सिंह साहब ने उसी समय भविष्यवाणी की थी कि ट्रंप आ रहे हैं और 3 4 5 संकेत जिनको उन्होंने डिकोड किया था, जिसमें एलन मस्क का स्थिति भी थी, देश दुनिया का जो व्यवहार था ट्रंप के साथ उस समय, उससे इन्होंने डिकोड करके बता दिया था। और नतीजे आए तो जिस मुकाबले को बहुत करीबी बताया जा रहा था वो मुकाबला लगभग लगभग एक तरफा साबित हुआ। और जब ट्रंप आ गए, आने के बाद उनकी आहट लगातार सुनाई देने लगी। मैक्सिको और कनाडा जो अमेरिका के करीबी दोस्त हैं, चाइना के साथ उन्होंने इन दोनों देशों को भी एक तरीके से चेतावनी दी कि हम आपका टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद ट्रूडो साहब दौड़े दौड़े ट्रंप के पास पहुंचे, डिनर किया साथ में, लेकिन बात नहीं बनी। और कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि ट्रूडो साहब की विदाई हो गई है, वो कार्यवाहक पीएम रह गए हैं, वो अपनी कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं और कई लोग इसको भी ट्रंप इफेक्ट के तौर पर देख रहे हैं। ट्रंप का इफेक्ट ट्रूडो के जाने में कितना था ये समझेंगे सिंह साहब से, लेकिन 2 घटनाएं जो बिल्कुल 12 घंटे के अंदर हुई हैं, जिसमें एक इजराइल और हमास का समझौता है। लंबे समय से जब अक्टूबर 2023 में हमास ने हमला किया था इजराइल पर और उसके बाद से गजा में जो जंग छिड़ी हुई थी, उसमें कोई निर्णायक कदम उठाया जाएगा, कोई समझौता हो पाएगा, इसमें लगातार आशंकाएं बनी हुई थी। लेकिन ट्रंप ने कुछ दिन पहले, वो बयान भी हमने कैपिटल हेडलाइंस पे दिखाया था, साफ कर दिया था कि अगर 20 जनवरी जिस दिन ट्रंप शपथ लेने जा रहे हैं, हमास ने उसके पहले तक अगर समझौता नहीं किया तो दुनिया देखेगी कि युद्ध का क्या हाल होगा। और जब समझौता हुआ तो अमूमन बाइडेन साहब जो आज की तारीख तक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको शुक्रिया कहना चाहिए था, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसमें जानकारी मिली है
कि नेतन्याहू साहब ने सबसे पहला फोन ट्रंप साहब को मिलाया और ट्रंप साहब को शुक्रिया कहा, उसके बाद बाइडेन साहब से बात की, तो आप समझ सकते हैं ट्रंप का क्या असर है। इसी तरह का असर हिंडनबर्ग, जिसके नाम का जिक्र करना इसलिए भी आज जरूरी है, ज्यादा विस्तार में सिंह साहब से समझेंगे कि उस कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कंपनी बंद होने जा रही है। उस कंपनी ने भारतीय बाजार समेत दुनिया भर के बाजार में कई बार उथल पुथल मचाई है। इसके बारे में सिंह साहब निश्चित तौर पर बताएंगे ही, लेकिन इसको भी ट्रंप साहब के असर से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ट्रंप साहब का जो असर है वो रशिया और यूक्रेन में भी देखा जा रहा है। ट्रंप खुद कह चुके हैं कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो उनसे मिलने के लिए बेताब हैं, और रशिया ने इसको डिनाई नहीं किया, बल्कि ये कहा कि हम मीटिंग की रूपरेखा बना रहे हैं। तो रूस हो, यूक्रेन हो, कनाडा हो, मैक्सिको हो, इजराइल हो, हमास हो, गजा, और इसके अलावा जो उथल पुथल और दुनिया में देखी जा रही है, ईरान, लेबनान, सीरिया, हर तरफ ट्रंप साहब के आने के पहले ही असर उनका देखा जा रहा है। तो सर, अब मैं सीधे तौर पर आपसे ही पूछना चाहूंगा कि ये जो असर है, ये धमक है, ये दबदबा है, ऐसा क्या पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के आने के पहले दिखता था या उसकी चर्चा होती थी? आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? जनरली रिपब्लिकन राष्ट्रपति के रूप में तो थोड़ा सा रहता है धमक, और लेकिन उस संदर्भ में यदि कहें तो मुझे याद है कि रोनाल्ड रीगन 1980 में प्रेसिडेंट का ओथ लेने वाले थे, तो उससे पहले ईरान में जो अमेरिकन दूतावास को पूरी दूतावास को बंधक बना लिया था ईरान के रिवोल्यूशनरी छात्र संघ ने। तो उस पूरे को 19 जनवरी को उन लोगों ने जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे जिम्मी कार्टर, उनके साथ ईरान के लोगों ने समझौता करके और उनको रिहा किया, और जिम्मी कार्टर साहब ने भी ईरान को बहुत सारी राहत दे दी, और ईरान पर के जितने संपत्ति उन्होंने ब्लॉक कर रखे थे सब छोड़ दिया, क्योंकि सबको पता था कि 20 जनवरी 1980 को रोनाल्ड रीगन शपथ लेंगे। वो रिपब्लिकन पार्टी के थे, वो भी 80 साल के उम्र में चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने थे। तो वो जिस दिन राष्ट्रपति बनेंगे उसके अगले दिन ईरान पर अटैक अमेरिका करेगा। तो इस तरह की छवि उनकी भी थी, और ठीक यही छवि आज के डेट में यदि किसी और प्रेसिडेंट का हुआ तो ये है डोनाल्ड ट्रंप। इनकी छवि भी वही है कि यदि ये शपथ लेने के बाद यदि हमास की कारनामे जारी रहते हैं, यानी इजराइल के जो बंधक 7 अक्टूबर से बनाए गए हैं पिछले साल के, तो यदि नहीं छोड़े जाते हैं वो बंधक, उसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, तो हमास को तो मटिया मेट कर ही देंगे। साथ साथ हिजबुल्लाह का भी अस्तित्व खत्म हो सकता है, और उसके अलावा ईरान को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत अपने कड़े रुख के लिए इन सब मामलों में जाने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये चीजें हैं। तो ऐसा मैंने जो अपने लाइफ में देखा है, तो ये दूसरे उस तरह के कड़े प्रतिबद्धता वाले राष्ट्रपति के रूप में साबित होने जा रहे हैं। ये चीजें हैं, और संयोग देखिए कि उधर हमास जो है अपना रुख नरम किया और बंधकों को छोड़ने की प्रक्रिया पर बात बनी, और बंधकों को छोड़ने की बात भी हो गई है लगभग। तो ये चीज उधर हुआ, और इधर हिंडनबर्ग भी अपना दुकान समेटकर भाग खड़ा हुआ। तो ये सारी चीजें जो बता रही हैं, तो इस व्यक्तित्व का जो व्यक्तित्व है वो अपने आप स्पष्ट कर रहा है कि इस आदमी का क्या रुख रहेगा आने वाले दिनों में। जी सिंह साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा इनकी उम्र के बारे में, क्योंकि आप देखते हैं कि 78 साल के हैं, 1946 में पैदा हुए हैं। जो सक्रियता है इनकी है, क्योंकि जिस तरह का इनका सेलिब्रेशन था चुनाव जीतने के बाद, इनको हमने डांस करते देखा, और ये चुनाव जो कैंपेन था बहुत टफ कैंपेन था। 2 बार इन पर हमले हुए, एक बार इनके कान को गोली छू कर निकली, और उसके बाद जब कमला हैरिस आई और जो दोनों की टीवी डिबेट हुई उसमें माना गया था कि ये पिछड़ गए थे। उसके लोगों को लगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब थक जाएंगे, कमला हैरिस इन्हें बिल्कुल पछाड़ देंगी। वहां से इतना एक टफ कैंपेन करके जीत के आना और ये जोश बरकरार रखना,
और आगे के बारे में सोच रहे हैं। एक दो स्टेटमेंट मैंने इनके ऐसे देखे कि अगर संविधान बदल जाए तो ये तीसरी बार के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो तीसरे टर्म को अगर परे भी कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिका में अमूमन 2 कार्यकाल से ज्यादा राष्ट्रपति को नहीं मिलते, तो भी अगले 4 साल डोनाल्ड ट्रंप कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो ये आप उम्र की बात कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति में जीवट है। इस चीज की तो हम लोगों को तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले चुनाव हारने के बाद ऐसा देखा गया है कि सामान्यतः अमेरिका में अभी तक के इतिहास में, अमेरिकन राष्ट्रपतियों के इतिहास में, जो व्यक्ति एक बार चुनाव हार गया वो दूसरी बार खड़ा होने की हिमाकत नहीं करता है। लेकिन ये व्यक्ति 2020 में राष्ट्रपति पद पर 4 साल गुजारने के बाद चुनाव हार गए। हारने के बाद ये आदमी जिद नहीं छोड़ा, दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए पहले तो अपनी पार्टी के अंदर संघर्ष किया, क्योंकि वहां तो नियमतः पार्टी के अंदर भी नॉमिनेशन पाने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी में हो चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी में हो। दोनों ही पार्टियों में जो उम्मीदवार बनते हैं वो बहुत कड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ता है, उनको बहुत कड़ी प्रतिद्वंदिता मिलती है। उस पार्टी में कई उम्मीदवार होते हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा होना चाहते हैं, तो उनके बीच जगह बनाकर रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार दोबारा से बन जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद जब इनको लगा, इनके प्रतिद्वंदी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी को लगा कि जो बाइडेन इनके सामने नहीं टिक पाएंगे, तो उन लोगों ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। अब कमला हैरिस के सामने ऐसे लगने लगा कि ये नहीं टिक पाएंगे, लेकिन सारी चुनावी रणनीति को मैनेज करते करते संघर्ष का अपना जज्बा जो इस व्यक्ति ने दिखाया, और उस जज्बे को लोगों ने सराहा, क्योंकि एक तरफा आपने बताया भी कि एक तरफा वहां का रिजल्ट आया, तो उस स्थिति को कायम कर लेना, उतनी बड़ी बढ़त को बना लेना, अपने पक्ष में इतनी बड़ी लहर तैयार कर लेना और उस लहर के नाव पर सवार होकर निकल जाना, किनारे लग जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रपति पद पर आसीन हो जाना ये एक बहुत बड़ी बात है, और निश्चित रूप से इस आदमी में दम है, जीवट है, जील है। जी जी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भारतीय नेता होते तो निश्चित तौर पर न इनका वो रुतबा होता, न पोजीशन होती। मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूं कि भारत दुनिया के मंच पर कोई कमजोर देश है, आज भारत बहुत ताकतवर देश है, लेकिन जिस तरह के इल्जाम का इन्होंने सामना किया, चाहे पिछले चुनाव में हार के बाद जिस तरह के इनके समर्थकों ने उपद्रव किए, या इनकी निजी जिंदगी पर जिस तरह के आरोप लगे, जिस तरह का इनका लाइफ स्टाइल रहा है, जिस तरह की रंगीन जिंदगी इन्होंने जी है, शायद वो नैतिकता के पैमाने पर हिंदुस्तान का कोई नेता इस तरह के इल्जाम झेलने के बाद शायद सफाई देते देते ही रह जाता। लेकिन वो एक अलग बात है। पर अब जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, दुनिया में उसका एक अलग तरीके का भी असर नजर आ रहा है। जैसे हमने बाइडेन साहब का कार्यकाल देखा, जिन्हें बड़ी उम्मीद के साथ राष्ट्रपति चुना गया ट्रंप के बाद, ट्रंप के कार्यकाल के बाद, लेकिन उन्हें अगर दुनिया के पैमाने पर आप देखें तो अफगानिस्तान को अगर याद करें, जिस तरह का पुल आउट था, वहां जिस तरह की अफरा तफरी व्यवस्था दिखी, जो अफगानिस्तान आज तक उसको भुगत रहा है, जिस तरह उन्होंने पुल आउट किया, आज तक उनको सफाई देनी पड़ रही है। चाहे रशिया यूक्रेन वॉर में जो बाइडेन की भूमिका हो, चाहे वो गजा हमास में जो इजराइल के साथ जंग छिड़ी उसमें उनका रोल हो, ईरान को लेकर उनकी भूमिका हो, सीरिया को लेकर उनकी भूमिका हो, या दुनिया के तमाम मुल्क में उनकी जो भूमिका हो, उनका जो कार्यकाल हो, अमेरिका बहुत पीछे चला गया था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद ऐसा लग रहा है कि खुद बाइडेन जाते जाते कह रहे हैं कि अमेरिका सुपर पावर बना रहेगा। तो क्या ये ट्रंप का ही असर है, या अमेरिका क्योंकि इतने लंबे समय तक सुपर पावर है, कोई भी राष्ट्रपति आता तो उसका असर और दबदबा डोनाल्ड ट्रंप जैसा ही होता? देखिए, इस बारे में हम कहेंगे कि एक राष्ट्रपति के कार्यकाल में यदि अमेरिका कुछ दूसरी पॉलिसी, क्योंकि वहां 2 तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो है कि कोई राष्ट्रपति आता है जो अपनी युद्ध नीति को, यानी डिफेंस को मजबूत करने पर ज्यादा जोर देता है, तो उसमें स्वाभाविक है कि देश का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और देश का डिफेंस बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन फिर दूसरा राष्ट्रपति कोई आ जाता है तो वो पहले वित्त को संभालता है और डिफेंस को थोड़ा सा इग्नोर करता है। तो इस तरह से डिफेंस और वित्त को मैनेज करने की जो
ये है, दोनों ही पार्टियां जो है इस मामले में ये कहा जाए कि अमेरिका की दोनों ही पार्टियां अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलती हैं। एक वित्त को संभालता है तो एक डिफेंस को संभाल लेता है। तो इस तरह से सुपर पावर तो अमेरिका बना रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन आज जो डोनाल्ड ट्रंप की कुछ खास चर्चा इस बारे में हो रही है क्योंकि बीते कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में चीन ने जो जिस तरह से पूरी दुनिया में अपनी जाल फैलाया है और BRI और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से और बहुत सारे देशों को कर्जा देकर और जो चीन ने अपना एक्सपोर्ट बढ़ाकर सारे विश्व के जितने भी मार्केट्स हैं उसमें चाइनीज गुड्स, चाइनीज माल भरे पड़े हैं। तो इन सब चीजों के बल पर चीन एक सपना देखने लगा है कि वो अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है सुपर पावर। कुछ दिनों में, कुछ दशकों में विश्व का नंबर 1 पावर अगर कोई बन सकता है तो चीन बन सकता है, अमेरिका को रिप्लेस कर सकता है। इस चीज को जरूर संज्ञान में डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप के दिनों में इस अगले इनके कार्यकाल में बहुत सारी चेंजेस देखने को, बहुत सारी अमेरिकन पॉलिसीज में परिवर्तन देखने को मिलेंगे और उसमें भारत के लिए मौका भी है। और आपदा में अवसर या इस तरह की परिस्थितियों में एक अवसर जो हमारे अगर कूटनीतिज्ञ लोग, राजनीतिज्ञ लोग देखते हैं तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अवसर भी इसमें मिलेगी। ये भी एक चीज है। लेकिन इसको हम कैसे समझेंगे तो इस तरह से समझते हैं कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहुत पहले ही चुनाव जीतने के जस्ट बाद ही उन्होंने घोषणा कर दी कि कनाडा और मेक्सिको पर टैक्सेशन टैरिफ बढ़ाएंगे और चीन पर भी बढ़ाएंगे, लेकिन कनाडा और मेक्सिको पर सबसे ज्यादा बढ़ाएंगे। तो इसका कारण ये है कि चीन का बहुत सा माल जो है वाया कनाडा, वाया मेक्सिको जाता है, तो उसका भी असर चीन पर पड़ेगा और चीन पर भी टैक्सेशन बढ़ाएंगे। यानी चीन से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे लेकिन इनडायरेक्ट उसके सारे माल को रोकेंगे। यानी चीन को आर्थिक रूप से नीचे लाना है, ये अमेरिका की एक नीति है। तो ये आने वाले दिनों में इस सब चीज को देखने को मिलेगा। अब आते हैं कि एलन मस्क ने इनके चुनावी प्रबंधन को भी संभाला, बहुत खर्च किया, अपने जेब से पैसा लगाया, 8,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए इनके चुनावी अभियान में। और आज के डेट में भी डोनाल्ड ट्रंप का सबसे विश्वस्त और सबसे प्रमुख सलाहकार लोगों में, अनौपचारिक ही सही लेकिन एलन मस्क का ये है, रोल है, भूमिका है। तो एलन मस्क के बारे में भले ही एलन मस्क की भारत के साथ कुछ खट्टे ये हैं, मन में खटापन है क्योंकि हमारे नितिन गडकरी जी ने उनके इसको मना कर दिया कि हम आपके गाड़ियां को भारतीय मार्केट में तभी एंट्री देंगे जब हमारे यहाँ आप मैन्युफैक्चरिंग करें। और एलन मस्क का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है और यहाँ भारत में वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर तलखी तो जरूर है, लेकिन एलन मस्क को भी लग रहा है कि चाइना से अब धीरे धीरे समेटने और शिफ्ट करने में भी फायदा है, क्योंकि चाइना को जितना आर्थिक अपॉर्चुनिटी देंगे उतना चाइना मजबूत होगा और तंग करेगा। क्योंकि इसका और भी कई उदाहरण है, जैसे चीन सागर में चाइना जितने भी देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, मलेशिया वगैरह वगैरह, वियतनाम वगैरह, जितने भी देश हैं सबको तंग करता है। और उसी के नतीजा है कि क्वाड जैसा संगठन बना है जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश मिलकर चाइना को कैसे काउंटर किया जाए, चाइना को कैसे कंटेन किया जाए, इन सब चीजों पर रणनीति बनाई जाती है। इसके अलावा चीन हमेशा धमकी देता है कि ताइवान में घुस जाएंगे और ताइवान को कैप्चर कर लेंगे। तो इन सब चीजों से अमेरिका बहुत परेशान है और निश्चित रूप से इन सब चीजों की भी भूमिका रहेगी, इन तथ्यों की भूमिका रहेगी। और अमेरिका की नीतियों में खास करके, चूंकि रिपब्लिकन पार्टी की एक अलग नीति होती है, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति तो इस माने में और भी ज्यादा अपने कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं।
तो निश्चित रूप से बहुत सारी आर्थिक नीतियां बदलेंगी जी। और इसके अलावा अब क्या होगा कि उसमें देखिए अभी दनादन कुछ दिनों विगत दिनों में देखिए कि अभी जो है ये विगत अभी तो जनवरी चल रहा है, आज 16 जनवरी है, और पिछले 1-1.5 महीने के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इससे मिले हैं वहां के परप्लेक्सिटी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीईओ ये हैं अरविंद श्रीनिवास, उनसे मिले। इसके बाद इन्फोसिस के भूतपूर्व सीईओ अरविंद ये विशाल सिक्का से मिले। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला से भी मिले। और इन सब लोगों से मिलने के बाद ये हुआ है कि इंडिया का जो अमेरिका के साथ डिफेंस, स्पेस और अन्य टेक्निकल रिलेशन को बढ़ाया जाए, ट्रेड रिलेशन को बहुत व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामला में इंडिया को फर्स्ट स्थान देते हुए अमेरिका की तरफ से और उन कंपनियों की तरफ से कहा गया है कि अगले 2 साल में 25,700 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कहा गया है। और परप्लेक्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा कुछ वर्षों में अगले 7 साल में 1 करोड़ इंडियंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे भारत जो है इस सेक्टर में लीड ले सके और इस सेक्टर में चाइना की अपॉर्चुनिटी नहीं बने, मौका नहीं मिले। इस चीज को पूरा ध्यान में रखते हुए सारी रणनीतियां बन रही हैं और इन सब चीजों को डोनाल्ड ट्रंप भी आगे बढ़ाएंगे और इसमें अपना अवसर एलन मस्क भी देखेंगे और उनका भी यही इच्छा है कि भारत के साथ ट्रेड रिलेशन का दरवाजा खुले और वो अपनी बड़े पैमाने पर भारत में इन्वेस्टमेंट का कुछ अपना प्लान बनाएंगे। ये सब चीजें होने वाली हैं जी। जी, क्योंकि आपने इंडिया की बात कर ली, आपने एलन मस्क की बात कर ली, तो एलन मस्क सीधे तौर पर कारोबारी हैं, ट्रंप खुद भी एक कारोबारी हैं। पॉलिटिशियन वो बाद में बने, कारोबार के नजर से ही देखते हैं। मैं इंडिया पर आऊंगा, आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं कि जो ये समझौता हुआ है इजराइल हमास के बीच में, अभी भी इसमें काफी सारे इफ एंड बट है। कई चरण में ये लागू होना है, आगे कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ये पता चलेगा। लेकिन जो सामान आता था लाल सागर के थ्रू, जहां पर हूती विद्रोही लगे रहते थे, अगर ये समझौता कामयाब हो गया तो वहां से सब कुछ आना भी आसान हो जाएगा, हूती विद्रोहियों पर भी कंट्रोल होगा और चीजें काफी स्मूथ हो जाएंगी। ये बात कही जा रही है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। लेकिन जो आपने बात की चाइना की, चाइना से संबंध कैसे रहे डोनाल्ड ट्रंप के, सब लोग जानते हैं। उन्होंने जब कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगाने की बात की थी तो चीन पर भी लगाने की बात की थी, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में जो दावा किया गया है 6 नेताओं को पर्सनल इनविटेशन दिया गया है इनॉग्रेशन के लिए, यानी जिस दिन शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये वो 6 नेता हैं जिनमें शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनको बुलाया गया है, जेवियर माइली है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी करीबी दोस्त बताई जाती हैं, इनको आमंत्रित किया गया है और इन्होंने कहा है कि ये जाएंगी भी। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं उनको भी बुलाया गया है, विक्टर ओरबान जो हंगरी की प्राइम मिनिस्टर है इनको बुलाया गया है, और व्लादिमीर जेलेंस्की जिनसे सब जानते हैं कि चुनाव के ठीक पहले ट्रंप से मुलाकात उन्होंने वहां जाकर की थी, शायद उनको किसी तरह का कोई संकेत मिल गया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्हें कहा जाता है कि बहुत करीबी दोस्त हैं ट्रंप साहब के, ट्रंप साहब कई बार कहते रहे हैं, लेकिन वो नहीं जाएंगे। और जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर और विदेश मामलों के जानकार ए.के. पाशा साहब के हवाले से एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका ने उनके नाम का न्योता नहीं भेजा है। ट्रंप ने साफ तौर पर बता दिया है कि पीएम मोदी उनके खास दोस्त नहीं है। कई लोग इसमें
एलन मस्क की भूमिका भी देख रहे हैं, क्योंकि वो अपनी गाड़ियां यहाँ इंडिया नहीं भेज पा रहे हैं। इंडिया ने काफी टैरिफ लगाया हुआ है, वो एक तरीके का प्रेशर बना रहे हैं। कई लोगों को ये लगता है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने, जब कैंपेन चल रहा था अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का, जब वो अमेरिका में थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो उन्होंने मुलाकात ट्रंप से नहीं की थी। ट्रंप चाहते थे कि उनसे मिले। सच क्या है ये दोनों बड़े नेता जानते होंगे, लेकिन सिंह साहब इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ से विदेश मंत्री जयशंकर इनॉग्रेशन में जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जा रहे हैं। हालांकि शी जिनपिंग इनविटेशन मिलने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट आता तो भी शायद वो ना जाते। लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं, इसमें आप कितना दम देख रहे हैं, और अगर ये सच है तो इसे किस तरह का संकेत माना जाए? देखिए, जो नरेंद्र मोदी के विरोधी लोग हैं, खास करके अपने देश में, भारत में, तो उन लोगों को एक मौका मिला है इसमें इनकी भाजपा की या नरेंद्र मोदी की राजनीति को नीचा दिखाने का, कि इनको आमंत्रण नहीं मिला, और जबकि पूरी दुनिया में बहुप्रचारित है कि दोनों एक दूसरे को अपना अपना दोस्त कहते रहे हैं। तो इन सब चीजों की बात तो है, लेकिन मुख्य बात यह है कि ठीक है, एक चीज हम इस संदर्भ में कहना चाहेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रवृत्ति है, प्रकृति है, एक ऐसी है, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे पिछली जो टर्म में प्रेसिडेंट रहे, तो उस टाइम हम लोगों ने अच्छी तरह देखा है कि अनप्रिडिक्टेबल रहे हैं, कब क्या कर देंगे, कब किस करवट बैठ जाएंगे, ये उसकी कल्पना करना बड़ा कठिन होता है। कल क्या स्टैंड ले लेंगे, कब स्टैंड बदल देंगे, ये जब चीजें। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ एक चीज कहा जाता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत छोटी सी बात पर रुष्ट हो जाते हैं और बहुत छोटी सी बात पर तुष्ट भी हो जाते हैं, और कब रुष्ट हो जाएंगे, कब तुष्ट हो जाएंगे, कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे व्यक्ति को संभालना निश्चित रूप में किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत एक कठिन कार्य होता है। ये आसान काम नहीं होगा मोदी जी को कि उनको हैंडल कर लें बहुत बढ़िया से। हालांकि पिछले टर्म में बहुत बढ़िया से हैंडल कर लिया है उन्होंने, क्योंकि एक चीज हम याद करते हैं कि जब चीन के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे वहां के, और उन्होंने मोदी जी को डायरेक्ट अप्रोच किया था कि आप मतलब एक तरह से बड़ी गलत शब्द भी बोल दिया था उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मोदी जी नर्वस हैं, और आप कहें तो हम इसमें बीच बचाव करने के लिए आएंगे, बीच बचाव करने के लिए हम इसमें कूदेंगे। लेकिन भारत सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया कि चाइना को हैंडल करने में हम सक्षम हैं, चाइना के संकट से निपटने में हम सक्षम हैं, हमें किसी की बीच बचाव की जरूरत बिल्कुल कतई नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं, अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर हैं, निश्चित रूप से इसमें दिक्कत तो आएंगी, आती रहेंगी। जो जोड़ा है चीन की बात जो आपने जोड़ा है, लेकिन मैं उसी में एक चीज और जोड़ देता हूं, और वो भी तथ्य है, ऑन रिकॉर्ड है, कि जिस समय कोरिया के प्रेसिडेंट से मिलने वाले थे किम जोंग उन से ट्रंप, उस समय हमारे जो एयरफोर्स के पायलट अभिनंदन को पकड़ लिया था पाकिस्तान ने। तो ट्रंप की मुलाकात हो रही थी किम जोंग उन से, लेकिन वो उस मुलाकात के बारे में उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने सीधे तौर पर जानकारी दी थी कि वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, और ये बताया था कि अभिनंदन को छोड़ा जा रहा है। ये जानकारी ना भारत की ओर से आई थी, ना पाकिस्तान की ओर से आई थी। ये जानकारी सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, और यह भी माना गया था कि इसे लेकर इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पाकिस्तान के, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे दबाव भारत की ओर से बनाया है। और अभी पाकिस्तान में भी इमरान खान के तमाम जो समर्थक हैं वो उत्साहित हो रहे हैं कि ट्रंप अब आ रहे हैं तो इमरान खान भी जेल से बाहर आएंगे। मैंने बस ये थोड़ा सा ऐड ऑन किया। जी बिल्कुल, वो तो सही बात है कि इमरान खान को थोड़ा पसंद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हो सकता है कि इमरान खान के लिए स्थितियां अनुकूल हो जाएं, लेकिन एक चीज और है, उसमें सिर्फ ये डोनाल्ड ट्रंप का ही प्रेशर नहीं था। एक चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप की एजेंसियों ने सूचना दी थी कि भारत कुछ खास करने वाला है, तो उस चीज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को आगाह कर दिया था कि अगर झेलने की ताकत है तो झेल लेना, अन्यथा छोड़ दो। तो उसने छोड़ना मुनासिब समझा, क्योंकि वहां के प्रतिरक्षा मंत्री जो पाकिस्तान का था, उसने खुद संसद में, पाकिस्तानी संसद में बयान दिया कि जो आर्मी जनरल मिलने आया उसका पैर थर थर कांप रहा था। तो ये स्थिति थी पाकिस्तानी आर्मी की। तो ये भी तो एक बात है। तो
खैर वो चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। जो ये चीजें हैं ठीक है अपना डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन मोदी जी और मुझे लगता है कि भारत सरकार इसमें सक्षम है। हमारे विदेश मंत्री, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये सब लोग बहुत सक्षम है। और एक चीज और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने इनविटेशन की सूची बनाई है 6 या 7 राष्ट्राध्यक्षों की या शासनाध्यक्षों की, उसमें देखिए आपकी रशियन राष्ट्रपति पुतिन का नाम नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का भी नाम नहीं है। चलिए कनाडा का तो प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री मानता ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो कह दिए हैं कि 51वां राज्य हमारा बन जाए कनाडा तो वही अच्छा है, तो उसको तो छोड़ दीजिए। कम से कम ब्रिटेन को नहीं बुलाना, रसिया को नहीं पूछना, भारत को नहीं पूछना, तो और इजराइल के प्रधानमंत्री को भी नहीं पूछना, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इनके प्रति कुछ पूर्वाग्रह है। और चीन के प्रति पूर्वाग्रह है ये बहुत पहले से स्पष्ट कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिर भी उनके राष्ट्रपति को बुलाया जाना, बल्कि भले ही राष्ट्रपति खुद नहीं जाएंगे, वहां के उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री जा रहे हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन उनको बुलाया जाना, तो इन सब चीजों से हम लोग ये नहीं निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसमें कुछ खास बात है। एक चीज ये है। दूसरी, हाँ, एक एंगल जरूर हो सकता है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क, क्योंकि यही दोनों मिलकर ये सब चीजें तय कर रहे हैं मोटा मोटी देखा जाए तो ये जरूर चाहते हैं कि इससे भारत पर भी एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाया जाए कि आगे चलकर जो ट्रेड रिलेशन दोनों देशों के बीच में बढ़ेंगे वो एक तरफा नहीं होंगे। भारत को भी गिव एंड टेक, आप अमेरिका को अपनी यूज का वस्तु नहीं समझेंगे, भारत अमेरिका के साथ आप गिव एंड टेक की पॉलिसी पर चलेंगे तो आपके साथ ट्रेड रिलेशन हमारा बढ़ेगा। इस तरह की एक प्रेशर पॉलिटिक्स है यहां भी। और दूसरी चीज कि रशियन राष्ट्रपति को न बुलाकर और यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाना, वहां भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है। वो राष्ट्रपति पुतिन को मैसेज दे रहे हैं कि देखिए आगे चल के दोनों राष्ट्र के बीच में हम कुछ इंटरफेयर करेंगे, दोनों का युद्ध बंद करवाएंगे या और भी कुछ चीजें होंगी, तो उसमें ये एक मैसेज देने की इनडायरेक्टली कोशिश की जा रही है। इन सब चीजों को ऐसे इस तरह से डिकोड करना हमको लगता है कि मेरा आकलन है कि ये सही रहेगा। जी, वैसे भी रशिया और अमेरिका के बीच में अभी संबंध सामान्य नहीं है, लेकिन जहां तक डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन साहब के रिश्तों की बात है, ये इनके पहले टर्म में भी जब ये 45वें राष्ट्रपति बने थे, उस समय बहुत चर्चा थी कि रशिया ने इनको जीत दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तमाम जांच वांच की भी बात हुई थी। इनके जो बच्चे हैं उनके भी पुतिन साहब के जो करीबी हैं उनसे करीबी संबंध रहे हैं, तो एक गहरा ताल्लुकात दोनों के बीच में है। ट्रंप ये भी कह देते हैं या उनके सहयोगी ये भी कह देते हैं कि पुतिन ट्रंप से डरते हैं, तो ये बड़बोले आदमी तो हैं, ये किसी बारे में भी कह देते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी से इनके रिश्ते एक जमाने में इतने अच्छे थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इनके प्रेसिडेंट रहते हुए और जब ये दोबारा इलेक्शन में जा रहे थे तब उन्होंने ये नारा भी लगवा दिया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। उसको लेकर बाद में कई आलोचकों ने सवाल भी उठाए थे। सिंह साहब वो सबको याद है। तो यानी दोस्ती के तार हैं। हो सकता है किसी वजह से, या जैसा आपने कहा कि तमाम राष्ट्राध्यक्षों को जो इनके करीबी भी माने जाते हैं, उसमें नेतन्याहू साहब भी हैं, उसमें और दूसरे लोग भी हैं, उन्हें इनवाइट नहीं किया है, तो उसी क्रम में प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी नहीं बुलाया गया होगा। लेकिन जयशंकर साहब जा रहे हैं, और जैसा आपने कहा, और कई बार हम जयशंकर साहब की खूबियों के बारे में बात भी कर चुके हैं कि वो निश्चित तौर पर इतने सक्षम विदेश मंत्री हैं कि भारत का डंका बजाए रहेंगे। और जितनी भारत को जरूरत है अमेरिका की, मेरे ख्याल से अमेरिका को कहीं उससे ज्यादा ही जरूरत भारत की है। तो इसलिए ट्रंप जो भी करें। एक चीज और कहना चाहूंगा कि जयशंकर साहब तो भारत सरकार की ओर से इनवाइट किए गए हैं उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए। इसके अलावा जयशंकर साहब का जो ट्रंप का प्रशासन होगा, नए लोग जो उनके रिजीम में अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, उन लोगों से मिलने का शेड्यूल भी तैयार किया जा रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कि इस फंक्शन में शामिल होने के बाद 2-3 दिनों तक जयशंकर साहब वहां व्यस्त रहेंगे नए लोगों से नई बातें करने के लिए। तो इससे भी समझा जा सकता है कि भारत के साथ नए रिश्ते बनेंगे, उसका भी कुछ अहमियत है यहाँ।
जी, जी। निश्चित तौर पर बिल्कुल वो रिश्तों की बड़ी अहमियत है और ट्रंप को आगे आकर, क्योंकि एशिया में एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है, डोनाल्ड ट्रंप खुद ही समझ जाएंगे। एलन मस्क अगर उनके सलाहकार हैं, बिजनेसमैन है, उनका कारोबार बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी समझ जाएंगे कि उनके लिए किसे चुनना ज्यादा फायदेमंद होगा। समझदार नेता है, व्यापार समझते हैं, कारोबार समझते हैं, मुनाफा समझते हैं, और उसी मुनाफे की तरह वो आगे बढ़ रहे हैं। और कम से कम ये हिंडनबर्ग कंपनी का बंद होना, कई लोग मान रहे हैं कि भारत और कम से कम मौजूदा सरकार के लिए बहुत फायदेमंद है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस तरह एक फायदा तो भारत को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में पहुंचा ही दिया है। आगे उनका कार्यकाल कैसा रहेगा, 20 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं सिंह साहब से, फिर हम बात करेंगे। भारत से जुड़े हुए मुद्दों पर खास तौर पर बात करेंगे। फिर किसी दिन दुनिया पर और क्या असर हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे, खास तौर पर मिडिल ईस्ट और रशिया को लेकर। तो आज का कार्यक्रम आप सभी ने देखा, आपका बहुत आभार। सिंह साहब, आपने इतनी अहम जानकारियां दी ट्रंप साहब को लेकर, आपका भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।